द्विकारक द्विकारक या द्वितत्व सिद्धांत। इसके प्रतिपादक चार्ल्स स्पीयरमैन हैं। नंबर 1, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। इसे द्वितत्व सिद्धांत भी कहते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है, अर्थात बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है। अगला है जी राजा के समान और एस प्रजातंत्र के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। सामान्य योग्यता कारक जिसे जी कारक भी कहते हैं, विशिष्ट योग्यता कारक जिसे एस कारक भी कहते हैं। जी कारक की विशेषताएं क्या होती हैं? तो यह जन्मजात होता है और व्यक्ति में इसकी संख्या 1 होती है। अधिगम एवं प्रशिक्षण के द्वारा इसको बदला नहीं जा सकता। जीवन में सफलता या असफलता के लिए जी कारक जिम्मेदार होता है। एस कारक की विशेषताएं यह अर्जित होती हैं तथा व्यक्ति में कई एस कारक हो सकते हैं। अधिगम एवं प्रशिक्षण के द्वारा इसको बदला जा सकता है। एस कारक एक व्यक्ति में कई हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी व्यक्ति में हिंदी भाषा की योग्यता में कुछ तो उसकी सामान्य बुद्धि होती है और कुछ भाषा संबंधी विशिष्ट योग्यता होती है। नंबर 2, कोई गणित में प्रवीण होता है, कोई कला में, कोई संगीत में और कोई विज्ञान में। इस प्रकार विशेष कार्यों में प्रवीणता विशिष्ट बुद्धि तत्व द्वारा प्राप्त होती है। सामान्य कार्य करने में सामान्य बुद्धि तत्व सहायक होती है। तीसरा है त्रितत्व का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन है। नंबर 1 है, बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक स्पीयरमैन को कहा जाता है। दूसरा है, स्पीयरमैन ने सन 1911 में बुद्धि के एस और जी तत्वों के साथ और एक और तत्व सामूहिक तत्व जी प्लस एस जोड़कर तथा संशोधन करके इसका नाम त्रितत्व का सिद्धांत रखा है। यह सिद्धांत वर्तमान में भी विवादास्पद रहने के कारण सर्वमान्य नहीं बन सका। चौथा है, बहुकारक या बहुखंड बहुतत्व मात्रा का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक या अमेरिका हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने किया था। इनके अनुसार बुद्धि का विकास 18 वर्ष की आयु तक भी होता है। थॉर्नडाइक ने 1926 में इस सिद्धांत में बताया कि बुद्धि की रचना दो तत्वों से नहीं अपितु अनेक तत्वों से होती है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है, अर्थात व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रिया करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत वास्तव में बुद्धि का आणविक सिद्धांत भी प्रतीत होता है। उन्होंने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल तथा गति की चर्चा की। इसी आधार पर इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता नहीं निहित होती है। गार्डनर मर्फी ने कहा कि एक क्षेत्र की प्रतिभा का दूसरे क्षेत्र की प्रतिभा के साथ एक निश्चित सकारात्मक संबंध होता है। थॉर्नडाइक का मानना है कि कठिनाई का स्तर बढ़ाने के साथ बुद्धि का स्तर भी बढ़ाना है और कठिनाई का स्तर कम करने के साथ बुद्धि का स्तर भी कम हो जाता है। जो उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का कठिनाई का स्तर उच्च था। वह अधिक मेहनत के साथ कार्य करते थे और तो उनकी बुद्धि का स्तर भी बहुत उच्च था। और अगर कोई व्यक्ति अपनी कठिनाई स्तर करने में रखे अर्थात मेहनत कम करे तो उनकी बुद्धि का स्तर भी कम ही होता है। अगला है, समूह कारक या सत्तात्मक समूह तत्व का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक डॉक्टर H.L. थर्स्टन हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन और कैली ने सन 1938 में ईस्वी में किया था। थर्स्टन ने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में बुद्धि को 13 तत्वों में समूह में बताया है, जिनमें से वर्तमान में 7 को महत्वपूर्ण माना गया और थर्स्टन को कारक विश्लेषण का जनक भी माना जाता है। बुद्धि अनेक प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक समूह का एक अलग प्राथमिक कारक होता है, इसलिए इस सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक सहयोगिता का सिद्धांत भी कहा जाता है। कारक विश्लेषण पद्धति के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही बुद्धि है। नंबर 1, शाब्दिक योग्यता। इसका संबंध शब्दों तथा विचारों के साथ होता है। दूसरा है स्मरण शक्ति। इसका संबंध जल्दी से याद करने की योग्यता से होता है। तीसरा है अंक योग्यता। अंकों से संबंध हिसाब किताब को शीघ्र व शुद्ध रूप से करना होता है। चौथा है तर्क योग्यता। इसका संबंध तर्क वितर्क करने की योग्यता से होता है। पाँचवा है वाक योग्यता। इसका संबंध तेजी के साथ बोलने की प्रवृत्ति से है। छठवां है प्रत्यक्षणात्मक शक्ति। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति वस्तुओं को शीघ्र पहचानता है तथा उनका शुद्ध प्रत्यक्षीकरण करता है। पढ़ने के शब्दों को पहचानना।
सातवां है वस्तु प्रेक्षण योग्यता। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति वस्तु प्रेक्षण करता है तथा वस्तु प्रेक्षण संबंधों को समझता है, जैसे ज्यामिति समस्याओं में। इस प्रकार कैली अपनी पुस्तक क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन में बुद्धि को 9 तत्वों का समूह बताया है। अगला छठवां पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक बर्ट व वर्नन है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1965 में बर्ट व वर्नन ने किया था। फिलिप वर्नन ने सन 1964 में मानवीय योग्यताओं की संरचना प्रस्तुत करते हुए कहा कि मानवीय योग्यताएं एक क्रमिक रूप से व्यवस्थित होती हैं। बर्ट व वर्नन ने मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया। इन्होंने स्पीयरमैन की सामान्य मानसिक योग्यताओं को सर्वोच्च स्थान पर रखा। फिर सामान्य मानसिक योग्यता को 2 खंडों में विभक्त किया, उन्हें बेड तथा केएम नाम दिया। बेड का संबंध मौखिक और योग्यता संबंधी योग्यता तथा शैक्षणिक योग्यता से होता है, जबकि केएम का संबंध प्रयोगात्मक यांत्रिक स्थान संबंधी तथा शारीरिक योग्यता से होता है। बेड तथा केएम नामक इन 2 मुख्य समूह कारकों को लघु कारकों में विभाजित किया जा सकता है। फिर लघु कारकों को विशिष्ट मानसिक योग्यताओं से जुड़े हुए विभिन्न विशिष्ट कारकों में विभाजित किया जा सकता है। अगला है वर्नन ने किसी भी व्यक्ति की बुद्धि में स्पीयरमैन की सर्वोच्च स्तर पर सामान्य योग्यता जी सबसे ऊपर रखी है तथा विशिष्ट योग्यताओं का बाद में विभाजन किया है। इन्होंने इसकी संरचना पिरामिड के समान रखी है। इन्होंने सामान्य मानसिक योग्यताएं उसको सबसे अधिक महत्व दिया है। पिरामिड के सबसे ऊपरी भाग में सामान्य कारक को रखा गया है। यह सभी मानसिक कार्यों में प्रयोग होता है। सातवां है बुद्धि का त्रिआयामी या बुद्धि संरचना का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड हैं। जेपी गिलफोर्ड तथा उसके सहयोगियों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है दूसरा है इस सिद्धांत को संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद सिद्धांत, बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिरूप या प्रतिमान सिद्धांत या 3D थ्योरी भी कहते हैं। गिलफोर्ड ने 1967 में एक डिब्बे में आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बुद्धि संरचना मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अंतर्गत 5 × 6 × और × 4 बराबर 120 कोष कारक बनाए गए हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता मुख्य रूप से 3 तत्वों से निर्मित है। नंबर 1 है बुद्धि का जैसे संक्रिया प्रक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु अंतर्वस्तु और उत्पाद परिणाम, ये सब बुद्धि से होते हैं। नंबर 1 है संक्रिया प्रक्रिया। समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे संक्रिया कहते हैं। संक्रिया आयाम में कुल 5 भाग बताए गए हैं। नंबर 1 है स्मृति उदाहरण, दूसरा है संज्ञान, तीसरा है अभिसारी, चौथा है अपसारी, 5वां है मूल्यांकन। संक्रिया आयाम में 1977 में गिलफोर्ड ने स्मृति अभिलेख जोड़ दिया और इसी तरह कुल भागों की संख्या 6 हो गई है। दूसरा है विषय वस्तु अंतर्वस्तु। इस समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु कहते हैं और विषय वस्तु आयाम के कुल 4 भाग बताए गए हैं। नंबर 1 आकृत्यात्मक, दूसरा है प्रतीकात्मक, तीसरा है शाब्दिक और चौथा है व्यवहारिक। सन 1977 में गिलफोर्ड ने संशोधन करके विषय वस्तु आयाम में आकृत्यात्मक भाग को हटाकर 2 अन्य भाग शामिल कर दिया। इनमें से आकृत्यात्मक भाग को हटाकर उसमें दृष्टि और श्रवण भाग को सम्मिलित किया है। इसकी संख्या 5 कर दी गई है। तीसरा है उत्पाद परिणाम। इस समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती है उसे उत्पाद परिणाम कहते हैं। उत्पाद आयाम में कुल 6 भाग बताए गए हैं। नंबर 1 है इकाई, दूसरा है वर्ग, तीसरा है संबंध, चौथा है पद्धति, 5वां है रूपांतरण, 6वां है अनुप्रयोग। तो गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के बताए हैं 120 खंड और संशोधित मॉडल में 150 खंड और वर्तमान संशोधित मॉडल हैं 180 खंड होते हैं। तो संक्रिया में क्या क्या होता है? संज्ञान, स्मृति धारण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन और स्मृति अभिलेख। दूसरा है विषय वस्तुओं में होता है दृष्टि, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक और श्रवण। तीसरा है उत्पाद में इकाइयाँ, वर्ग, संबंध, प्रणाली, पद्धति, स्थानांतरण, आशय और अनुप्रयोग। ये बुद्धि की संरचना की आकृति है। अगर 8वां तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। इसके प्रतिपादक आर बी कैटल, रेमंड बी कैटल व हार्न हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कैटल ने सन 1971 में किया, जिसका बाद में विस्तार उनके शिष्य जॉन एस हॉर्न द्वारा सन 1985 में किया गया था, जिसमें इन्होंने 2 महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। कैटल ने तरल बुद्धि स्पीयरमैन के जी कारक के समान माना है। तरल बुद्धि को जीएफ से इंगित किया गया है तथा ठोस बुद्धि को यहाँ जीसी से इंगित किया है।
इसलिए इस सिद्धांत को जीसी और जीएफ मॉडल भी कहते हैं। यहाँ इन्होंने तरल बुद्धि का अर्थ वंशानुक्रम पर आधारित बुद्धि माना है, जिसका अधिकतम विकास किशोरावस्था तक हो जाता है एवं किशोरावस्था के बाद व्यक्ति की ठोस बुद्धि अर्थात वातावरण एवं अर्जित तथ्यात्मक ज्ञान अनुभव के द्वारा विकसित हुई बुद्धि माना है। ठोस बुद्धि का संबंध वातावरण से होता है। ठोस बुद्धि का विकास वयस्क अवस्था में भी होता रहता है। कैटल के अनुसार बुद्धि वंशानुक्रम एवं वातावरण का ही परिणाम होती है। अगला है जी कारक के तरल बुद्धि और दूसरा है ठोस बुद्धि। तो तरल बुद्धि में आता जन्मजात वंशानुक्रम पर आधारित होता है और ठोस बुद्धि में अर्जित और वातावरण पर आधारित होता है। 9वां बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ेंगे। तो इसके प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर, प्रतिपादन 1983 ईस्वी में हुआ था और गार्डनर के अनुसार किसी भी बालक की बुद्धि में 7 प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं, लेकिन बाद में इन्होंने 1998 में 8वां प्रकार प्रकृतिवादी प्राकृतिक बुद्धि बताया तथा सन 2000 ईस्वी में 9वां प्रकार अस्तित्ववादी बुद्धि बताया, जिसमें वर्तमान में सिद्धांत में बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस में काफ़ी विस्तारपूर्वक इस सिद्धांत के बारे में समझाया। शाब्दिक भाषाई बुद्धि जिन्हें भाषा का सही तरह से ज्ञान हो वह श्रेणी की बुद्धि में आते हैं, जैसे कवि, वकील और लेखक, पत्रकार, व्याख्याता आदि। दूसरा है स्थानिक बुद्धि, जिन व्यक्तियों में दृश्यात्मक संचार अर्थात प्रत्यक्षीकरण की क्षमता अधिक हो, जैसे मूर्तिकार, चित्रकार, सर्वेक्षण अधिकारी आदि। तीसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, जिनकी मानसिक क्रिया तेज हो तथा अर्थात तर्क वितर्क की क्षमता अधिक हो, वह इस श्रेणी की बुद्धि में आते हैं, जैसे गणितज्ञ, वैज्ञानिक आदि। शारीरिक गतिज बुद्धि, इस बुद्धि में शारीरिक कार्य अधिक होता है, जैसे नृत्यांगना, खिलाड़ी, शल्य चिकित्सक और तैराक, मुक्केबाज आदि। 5वां अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अन्य बुद्धि, दूसरों के मनोभावों को पहचानना, उनके स्वभाव व प्रेरकों को जानना तथा उनके अनुरूप अनुक्रिया करना, जैसे राजनेता, चिकित्सक, विक्रय अधिकारी आदि। 6वां अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, आत्मन बुद्धि, यह स्वयं की क्षमता, कमियों, इच्छाओं, बुद्धिमत्ताओं को जानने की योग्यता होती है। इसमें योगी, संत आदि आते हैं। अगला है संगीतात्मक बुद्धि। यह बुद्धि कुछ ही व्यक्तियों में होती है, जिन व्यक्तियों को लाभ गति के साथ ध्वनियों व स्वरों को निकालना तथा ध्वनियों की गति, लय, आरोह आदि का ज्ञान हो। संगीतकार, लता मंगेशकर, सोनू निगम तथा वाद्य यंत्रों को बजाने वाली होती है। अगला है प्राकृतिक बुद्धि, प्रकृति को जानने व पहचानने की क्षमता, पर्वतों के ऊपर चढ़ना तथा अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना, प्रकृति के बीच अधिक से अधिक रहना। नोट, 1998 में प्राकृतिक बुद्धि को जोड़ा गया है। किसान, जैसे किसान, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक आदि। अस्तित्ववादी बुद्धि, मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों को जानना तथा वास्तविकता के बारे में पता लगाना। 2000 में 9वां प्रकार अस्तित्ववादी भी जोड़ा गया है, जैसे दार्शनिक, चिंतक आदि। इस सिद्धांत को बहुल बुद्धि सिद्धांत या बहु प्रकार सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक BS ब्लूम है। ब्लूम का मानना है कि बुद्धि जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। इसे बुद्धि का अनोखा सिद्धांत भी कहते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक जॉनसन है। लेवल 1 का अर्थ है प्राथमिक बुद्धि, जो कि वंशानुक्रम पर आधारित होती है, जबकि लेवल 2 का अर्थ है द्वितीयक बुद्धि, जो वातावरण पर आधारित होती है। तो 12वां है खंडहीन बुद्धि सिद्धांत। सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने किया। थॉर्नडाइक के अनुसार मस्तिष्क का गुण स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर रहता है। इसके अनुसार मस्तिष्क में अनेक स्वतंत्र विभाग होते हैं, जो एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। इस कारण से कोई बालक विज्ञान में होशियार होता है तो कोई बालक गणित में। उनके अनुसार मस्तिष्क एवं स्नायु मंडल में अच्छे संबंध होने पर बुद्धि का विस्तार होता है। 13वां है वर्णन का सिद्धांत। तो वर्णन ने बुद्धि संप्रत्यय के 3 अर्थ बताए हैं। नंबर 1 जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि, जीनोटाइपिक, इस अर्थ में बुद्धि पूर्णतः वंशागत होती है। इसे हेब ने बुद्धि ए कहा है। दूसरा है प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि, फेनोटाइपिंग, अर्थात इस अर्थ में बुद्धि व्यक्ति के जीन्स व वातावरण की अंतक्रिया का परिणाम होती है। इसे हैब ने बुद्धि बी कहा है। परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि, इस अर्थ में बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। इसे हैब ने बुद्धि सी कहा है। 14 है कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल। इसके प्रतिपादक जॉन बी कैरोल हैं और जॉन बी कैरोल ने कारक विश्लेषण का उपयोग करके
विभिन्न शोधकार द्वारा 1935 से 1980 के बीच प्राप्त आंकड़ों के 450 सेट का पुनर्विश्लेषण किया और इन पुनर्विश्लेषण के परिणाम द्वारा बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल विकसित करने में सफल हुए। यह एक समाकलनात्मक मॉडल है। इसमें इन्होंने 3 स्तर बताए। नंबर 1 सामान्य, दूसरा विस्तृत और तीसरा संकीर्ण बुद्धि। 15वां है शक्ति मनोविज्ञान सिद्धांत। इसके प्रतिपादक ग्रीड है। मनुष्य ने मस्तिष्क में अनेक शक्तियां जैसे निर्णय लेना, स्मरण करना आदि होती हैं। इन्होंने मस्तिष्क में कुल 30 शक्तियां बताई हैं, जिनमें से बुद्धि एक है। 16वां है त्रिचापीय सिद्धांत। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू। इस सिद्धांत को त्रिघटकीय व त्रितंत्र सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत 1985 में दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार स्टर्नबर्ग का मत है कि व्यक्तियों में 3 तरह की बुद्धि होती है। नंबर 1 है घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि। इस बुद्धि का द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए सूचनाओं का विश्लेषण करता है। दूसरा है अनुभविक या सृजनात्मक बुद्धि। बुद्धि अपने सभी पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नवीन कार्य की योजना बनाती है। तीसरा है सांदर्भिक व व्यवहारिक बुद्धि। इस बुद्धि में व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। व्यक्ति की बुद्धि इन तीनों घटकों की सहायता से सभी कार्यों को संपन्न करती है। 17वां अगला है प्रतिदर्श या न्यायदर्श या वर्ग घटक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जे थॉमसन हैं। इस सिद्धांत के प्रवर्तक थॉमसन हैं। इन्होंने यह सिद्धांत 1955 में दिया। समग्रता निर्धारण करने के लिए एक अंश का चयन करना प्रतिदर्श या न्यायदर्श कहलाता है। थॉमसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अनेक ब्रांच युक्ताएं विद्यमान होती हैं एवं सभी युक्ताओं में से एक व्यक्ति एक अंश का चयन करते हुए नवीन युक्ताओं का निर्माण करता है। जैसे कहानी, कविता, निबंध आदि में परस्पर संबंध होता है। जैसे गेहूँ अधिक मात्रा में खरीदने से पहले थोड़े से गेहूँ मुट्ठी में लेकर जांच लेते हैं और उसी थोड़े से मुट्ठी गेहूँ अर्थात थोड़ा सा नमूना लेकर ही ज़्यादा गेहूँ खरीदने का निश्चय करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति में सभी युक्ता होती है, लेकिन उसका कुछ अंश एकत्रित करके कई नई युक्ता का निर्माण होता है। इसलिए इसे नमूने का सिद्धांत भी कहते हैं। 18वां विकासात्मक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जीन पियाजे हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। जीन पियाजे ने विकास की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 है संवेदी पेशी अवस्था, ये होती है 0 से 2 वर्ष तक की। और दूसरा है पूर्व वैचारिक क्रिया अवस्था, 2 से 7 वर्ष की होती है। और तीसरा है वैचारिक क्रिया अवस्था, 7 से 12 वर्ष की होती है। औपचारिक संक्रिया अवस्था 12 वर्ष के बाद की होती है। अगला है बुद्धि का और बुद्धि खा का प्रमुख सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं हैव ने बुद्धि को का और खा 2 भागों में बांटा है। बुद्धि का और इसमें व्यक्ति के जन्मजात गुणों का समावेश होता है। बुद्धि खा में इसमें व्यक्ति के अधिगम, अनुभव, वातावरणीय घटकों का समावेश होता है। का और खा से मिलकर गा तत्व उत्पन्न होता है एवं इन तीनों के द्वारा व्यक्ति सभी समस्याओं का समाधान करता है। अगला है 20वां आर्थर जेनसन का सिद्धांत है। जेनसन ने सिद्धांत के अंतर्गत 2 स्तर बताए हैं। प्राथमिक स्तर साहचर्यात्मक अधिगम से संबंधित है, जिसमें इनपुट और आउटपुट समान रहते हैं। द्वितीय स्तर संज्ञानात्मक क्षमताओं में से संबंधित है। उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक योग्यता होती है। त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन है। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड है। त्रिचापीय सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैं और त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल हैं। अगला है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि मापन का अर्थ है बुद्धि की मानसिक युक्ताओं का माप करना या यह ज्ञात करना कि उसमें कौन कौन सी मानसिक युक्ताएं होती हैं और कितनी मात्रा में होती हैं। अतः बुद्धि परीक्षण द्वारा बालक या व्यक्ति की युक्ताओं या उनके मानसिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। बुद्धि परीक्षाओं की आवश्यकता प्रत्येक बालक की मानसिक युक्ताओं में अंतर होता है। बुद्धि परीक्षा के द्वारा इस अंतर को ज्ञात किया जा सकता है। शिक्षक यह जानकर अपना शिक्षा कराता है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की एक सबसे महत्वपूर्ण देन है। बुद्धि का मापन करने के लिए बुद्धि परीक्षण। ड्रेवन ने शब्दों में बुद्धि परीक्षा किस प्रकार का कार्य या समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है या मापन किया जा सकता है। बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत। बुद्धि बिजली के समान है, जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा अब मापना आसान होता है। बुद्धि परीक्षण द्वारा ही व्यक्ति को बुद्धि को मापा जाता है। बुद्धि परीक्षाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें महाभारत काल में यक्ष व युधिष्ठिर संवाद में मिलता है। यूरोप में बुद्धि परीक्षा की दिशा में 18वीं शताब्दी में कार्य प्रारंभ किया गया है।
भारत में आज भी सुनते हैं कि छिद्रता क्वचित मूर्खा, अर्थात छिद्रे दांतों वाला कोई व्यक्ति ही मूर्ख होता है। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध विद्वान लेबटर ने 1772 में ईस्वी में व्यावहारिक लक्षणों को बुद्धि का आधार घोषित किया, जो कि सभी परीक्षण अमनोवैज्ञानिक थे। नंबर 1 है मानसिक परीक्षण। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 में कैटल ने किया था। कैटल ने 1890 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका में मेंटल टेक्स्ट मेजरमेंट मानसिक परीक्षण का समापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। 1879 में विलियम वुंट जर्मनी के लिप्जिंग नामक नगर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करके बुद्धि मापन के कार्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। इस प्रयोगशाला में बुद्धि का माप यंत्रों की सहायता से करते हैं। इसी तरह फ्रांस में, ब्रिटेन, इंग्लैंड में ब्रिज और जर्मनी में मैनमॉन, अमेरिका में थांडाई का वर्णन है। इस मनोवैज्ञानिकों में सबसे अधिक सफलता इसके बाद बिना बुद्धि परीक्षण का प्रमुख आधार प्रश्नों की सूची रही है, जिसका आधार ज्यामिति, डिजाइन, पाठन, निर्देशन, ग्रहणशीलता, नैतिक भाव रहा है। फ्रांस निवासी अल्फ्रेड बिने ने 1905 में साइमन की सहायता से प्रथम बुद्धि परीक्षण फ्रेंच भाषा में तैयार किया। इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या 30 थी। यह परीक्षण 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रयोग में लाया गया। यह परीक्षण व्यक्तिगत और शाब्दिक अर्थ है, जिसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का नाम दिया गया, जिन्हें बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में पहली बार संशोधन 1908 में व दूसरा संशोधन 1911 में किया गया तथा इसका अंग्रेजी में अनुवाद गॉडार्ड 1911 द्वारा दिया गया, जिसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 59 कर दी गई है। पुनः 1916 में अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया गया और इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का टर्मन बुद्धि परीक्षण रखा गया। अब प्रश्नों की संख्या 59 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है, जिसमें 19 प्रश्न और 59 प्रश्नों में से ही लिए गए हैं, अर्थात उसमें से 1/3 प्रश्न लिए गए हैं। 7वां है प्रथम विश्व युद्ध 1914 के दौरान सन 1917 में अमेरिका में सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाया गया, जिसमें सैनिक भर्ती के लिए दो परीक्षण शाब्दिक परीक्षण बनाए गए। शाब्दिक परीक्षण को आर्मी अल्फा परीक्षण शिक्षित व्यक्तियों हेतु तथा अशाब्दिक परीक्षणों को आर्मी बीटा परीक्षण शिक्षित व्यक्तियों हेतु नाम दिया गया है। भारत में सन 1922 में FG कॉलेज लाहौर में DCH राइस ने शाब्दिक और व्यक्तिगत परीक्षण बनाया, जिसमें प्रश्नों की संख्या 35 थी तथा यह परीक्षा 5 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण को राइस ने हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण नाम दिया है। भारत में इलाहाबाद स्थित मनोविज्ञानशाला ने बिने साइमन परीक्षण का संशोधन किया गया। भारत में डॉक्टर सोहनलाल, डॉक्टर CM भाटिया तथा पंडित लज्जाशंकर आदि ने विभिन्न बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया। अगला है बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार। तो बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के 2 भाग होते हैं, एक होता है शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक। इसी प्रकार के सामूहिक बुद्धि परीक्षण के होते हैं 2 भाग होते हैं, एक होता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। नंबर 1 है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ऐसा बुद्धि परीक्षण जिन्हें हम एक समय में एक ही व्यक्ति पर प्रयोग कर सकते हैं, तो उन्हें हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। ऐसी बुद्धि परीक्षण वाचिक, शाब्दिक और अवाचिक या अशाब्दिक हो सकते हैं, परंतु एक समय पर किसी एक व्यक्ति की जांच हो नहीं सकने के कारण इस परीक्षण में अधिक समय लगता है। इसका सर्वप्रथम प्रारंभ अल्फ्रेड बिने ने किया था। बुद्धि परीक्षण में सर्वाधिक सराहनीय कार्य अल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया था। नंबर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के 2 भेद बताए गए हैं। नंबर 1 है वाचिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण। प्रथम व्यक्तिगत वाचिक बुद्धि परीक्षण सन 1905 में अल्फ्रेड बिने ने साइमन के साथ मिलकर बनाया और परीक्षण का नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण रखा। वाचिक बुद्धि परीक्षणों में अधिकांशतः शब्दों एवं वाक्यों का उपयोग होता है। उन्हें हम वाचिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इनका उपयोग हम व्यक्तिक तथा सामूहिक दोनों बुद्धि परीक्षणों के रूप में कर सकते हैं। इन बुद्धि परीक्षणों में एक प्रमुख बाधक तत्व है इनका प्रशासन छोटे बालकों, अनपढ़ व्यक्तियों तथा संबंधित भाषा न जानने वाले व्यक्तियों पर नहीं कर सकते हैं। इस परीक्षण के प्रमुख उदाहरण मोहसिन एवं जोशी के परीक्षण हैं। दूसरा है अवाचिक या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक अथवा अवाचिक बुद्धि परीक्षण जिनकी रचना में भाषा, शब्द, वाक्यों आदि का उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। निष्पादन बुद्धि परीक्षण को हम भी
हम भी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत रखते हैं। इनका उपयोग पढ़े लिखे व्यक्तियों के अलावा अनपढ़ व्यक्तियों, गूंगे बहरे व्यक्तियों पर भी किया जा सकता है। इस परीक्षण में निम्न बुद्धि परीक्षण होती है। नंबर 1, वस्तु संयोजन परीक्षण। विभिन्न वस्तुओं को जोड़कर एक सार्थक वस्तु का निर्माण करने के लिए कहा जाता है। दूसरा है ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट। इस टेस्ट का निर्माण ACSC कोह ने 1923 में किया। इसमें चौकोर बॉक्स को जोड़कर एक सार्थक आकृति का निर्माण करने के लिए कहा गया जाता है। सी है चित्र परिपूर्ति परीक्षण। विभिन्न अधूरे चित्रों को पूरा करवाते हुए बालक की बुद्धि का मापन किया जाता है। डी, मनुष्यकर्षण परीक्षण। इस परीक्षण को ड्रॉ ए मैन टेस्ट भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्यनुमा आकृति का निर्माण करने के लिए कहा जाता है। दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1917 में अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों के चयन हेतु किया गया था। सामूहिक बुद्धि परीक्षण वह होते हैं जो जिनमें एक समय पर एक से अधिक व्यक्तियों की मानसिक योग्यताओं की जांच परीक्षण हेतु किया जाता है। इस परीक्षण की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध 1917 में के समय हुई थी। इस समय आर्मी अल्फा नामक तथा आर्मी बीटा नामक परीक्षण तैयार किया गया था। इसमें प्रथम परीक्षण शिक्षित व्यक्तियों हेतु, द्वितीय परीक्षण अनपढ़ व्यक्ति तथा अशिक्षित व्यक्तियों हेतु बनाया गया था। इस परीक्षणों की प्रमुख विशेषता यह है कि यह कम समय में अधिक व्यक्तियों की जांच हेतु उपयोगी है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के दो निम्न भेद होते हैं। नंबर 1 है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यह परीक्षण शिक्षित व्यक्तियों के सैनिक चयन हेतु किया गया, इसे आर्मी अल्फा परीक्षण कहा जाता है। दूसरा होता है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसका निर्माण सन 1917 में अमेरिका में अशिक्षित व्यक्तियों के सैनिक चयन हेतु किया गया, अतः इसे आर्मी बीटा परीक्षण भी कहते हैं। इसमें चित्रों एवं रेखागणित संबंधी समस्याओं को हल किया जाता है। आर्मी जनरल वर्गीकरण परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण की सफलता के बाद अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस परीक्षण का निर्माण किया गया। इस परीक्षण का उपयोग सैनिकों के वर्गीकरण करने के लिए किया गया था। निष्पादन परीक्षण। निष्पादन परीक्षण क्रियात्मक परीक्षण। इस परीक्षण में लिखित भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ वस्तुओं व अन्य सामग्रियों को व्यवस्थित करना होता है। भिन्न भिन्न संस्कृति के व्यक्तियों के बुद्धिमापन में उपयोगी और जैसे कोह ब्लॉक परीक्षण क्रियात्मक परीक्षण के संदर्भ में पहला प्रयास 1866 में फ्रांस के चैंगोइन ने किया, जिसे चैंगोइन फार्म बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाता है।